तो आप देख रहे हैं डिबेट लाइव और डिबेट लाइव में आज बात छठे चरण की, इसी सवाल के साथ कि छठे चरण के मतदान के बाद जीत किसके नाम नजर आती है, किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके की संभावनाएं। एक खास पैनल डिबेट लाइव में आज हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एनके सिंह सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं, जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी को कवर करते आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित बख्शी, जो आम आदमी पार्टी को कवर करते आ रहे हैं एक लंबे वक्त से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है डिबेट लाइव में। लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आ चुका है। 49% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। राजधानी दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक लगभग 44.5% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग आंकड़ा इतना ही है, 44% से कम। झारखंड में 54% से ज्यादा, बिहार में 45% से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 44% से ज्यादा और हरियाणा में 46% से ज्यादा मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा इस वक्त आपके सामने। इस खास पैनल में, इस खास डिबेट में यही समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इस मतदान प्रतिशत का मतलब क्या है। मनोज सर, क्या कुछ खास बातें सर इस मतदान प्रतिशत में आपको नजर आ रही है 2019 के मुकाबले? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो मतदान का परसेंटेज था उसमें हुआ था 2019 के मुकाबले। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे मतदान आगे चला तो ये जो परसेंटेज था बढ़ता गया। और जो फेज़ 5 की बात है, तो जब फाइनल डेटा आया फेज़ 5 का तो वो 2019 के मुकाबले थोड़ा ऊपर था। तो मेरे को उम्मीद है कि जब इसका फाइनल डेटा आएगा तो ये भी 2019 के मुकाबले थोड़ा ऊपर ही होगा। तो इसलिए आज की डेट, इसलिए इस समय बैठकर इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अनुराग, मैं ये जो इलेक्शन है इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन अगर हम पूरा देखें तो इतने सारे फेसेस हो चुके हैं कि लोगों में फेटिग आ चुका है, इंटरेस्ट तो काफ़ी दर्शकों में कम है। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन इसका जो है इस बारी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो भी पार्टी दिल्ली में जीतती है, मैं 1999 से का जो डेटा है मैं आपको बताता हूँ, जो भी पार्टी दिल्ली में जीतती है देश में वही शासन करती है। 1999 में जिस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी उस समय बीजेपी को दिल्ली में 7 सीटें मिली थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा 2004 इंडिया शाइनिंग वाला दौर था, जिस समय लगता था कि बीजेपी वापस आएगी। कि उस समय दिल्ली में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ 1 मिली थी। 2009 की बात करें, जिस समय कि यूपीए दोबारा आई थी तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। जिस समय एनडीए जिस समय 2014 में एनडीए आई, मोदी जी पीएम बने फर्स्ट टाइम, बीजेपी को 7 सीटें मिली। 2019 में भी बीजेपी को 7 सीटें मिली। मतलब जिस तरीके से दिल्ली में परफॉर्मेंस होती है वही परफॉर्मेंस जनरली उस पॉलिटिकल पार्टी की पूरे देश में होती है। एक बात तो ये है जी। दूसरी चीज़, इस बारी दिल्ली बहुत अलग है इलेक्शन। दिल्ली का इलेक्शन इसलिए अलग है क्योंकि पहली बारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एज एन अलायंस काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बारी का अगर हम वो देखें, परसेंटेज देखें तो बीजेपी को 56-57% वोट दिल्ली में मिला था। अब हमें ये देखना है कि ये अलायंस किस तरीके से काम करता है, उस वोट परसेंटेज को ज़्यादा करता है या कम करता है। मैं ज़्यादा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में 1+1 कभी नहीं होता। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस समय एसपी बीएसपी का अलायंस नहीं था, बीजेपी के 42% वोट थे जी। लेकिन उसके अगले इलेक्शन में जिस समय बीएसपी और एसपी का अलायंस हुआ तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 50% से ऊपर हो गया, क्योंकि जो लोग आपस में एक दूसरे से परेशान थे, एक दूसरे को देने के बजाय उन्होंने बीजेपी को वोट करा। तो इसलिए हर इलेक्शन, लेकिन एक फैक्ट है कि हर इलेक्शन यूनिक होता है, हर इलेक्शन में मुद्दे यूनिक होते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में। इनके सर, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली की सत्ता छीन ली 2010 में, शीला दीक्षित सरकार से हट गई, नहीं जीत पाई चुनाव। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया आम आदमी पार्टी ने। उसी आम आदमी पार्टी के साथ अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने, जीत की उम्मीद के साथ। क्या आपको लगता है कि वाकई कार्यकर्ताओं में ये बात हजम हो रही होगी, जो वोटर रहे ट्रेडिशनल कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, उनको ये बात हजम हो रही होगी जब वो आज वोट डालने गए होंगे? अनुराग, एक तो है कि जो मनोज जी ने अभी कहा, उसमें 7 सीटें हैं। 7 सीटों से हम दिल्ली नहीं नाप सकते, एक तो ये तो। लेकिन ये माना जाता है कि विराट कोहली हमेशा तब सेंचुरी बनाते हैं जब 2 बार वो बल्ले को शुरू में ठोकते हैं उस पे, पिच पे, अपने क्रीज पे। ये कुछ ऐसा ही है। 7 सीटों से आप डिटरमाइन इसलिए नहीं कर सकते पूरे देश का मूड।
वो हो सकता है कि एक टैली आ गया हो, स्टैटिस्टिकल वो हो, टैली हो, लेकिन इसका कोई सोशियोलॉजिकल रीजन नहीं हो सकता। वजह क्या है? ये माइग्रेटेड सोसाइटी दिल्ली में बहुत बड़ी है, जो नीचे का तबका है जी, और ऊपर का एक वर्ग है जो कि परमानेंट दिल्ली में रहता है, संभ्रांत वर्ग है, उसकी सोच और जो नीचे ऑटो चलाने वाला नीचे वाला है उसके सोच में बहुत अंतर है। यही वजह है कि आप आई और आप बहुत जबरदस्त वो लेके आई, लेकिन वही जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आपको वो वोट नहीं मिलता है। अभी जो अलायंस हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें कांग्रेस और आप है, तो जो व्यूअर है, जो वोटर है, वो ये देखेगा कि क्या हम वोट देंगे तो बेकार तो नहीं जाएगा। इसलिए वो पिछली बार तो मोदी जी को दिया था, इस बार जरूरी नहीं कि वो मोदी जी को दे, क्योंकि एक उसके सामने एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को एक जबरदस्त राज्य के चुनाव में मिल सकता है वोट, तो इस बार भी मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह दिखाई दे रहा है कोई राहुल गांधी एक नेशनल लीडर के रूप में उभर रहा है या कोई आप है जो उसके साथ है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इस समय जो दिल्ली में है वो 1+1 करके नहीं हो सकता कि आप आपका जोड़ लीजिए और कांग्रेस का जोड़ लीजिए, दोनों मिला के भी बीजेपी के बराबर। लेकिन राहुल सर, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा चुनौती भरा है? 10 साल से आप सूबे की सत्ता में हैं, लेकिन केंद्र में आप दिल्ली में कम से कम अपना खाता तक नहीं खोल पाए। देखिए, उसके पहलू तो अभी हमारे दोनों मित्रों ने, मनोज जी ने और साहब ने बता दिए हैं। तो हर चुनाव अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, इस बार उसके मुद्दे अलग होते हैं। इस बार हम जानते हैं कि ये कोई किसी बड़ी लहर का चुनाव नहीं है, स्थानीयताओं का चुनाव, स्थानीय मुद्दों का, समस्याओं का, लोगों के जीवन के अनुभव का, और जो उम्मीदवार सामने हैं, जो पार्टियां सामने हैं, उनका, इन सब का मिला जुला परिणाम हमको इन चुनावों में दिखेगा। जरूरी नहीं, ये बात सही है कि उसका दिल्ली का इतिहास वैसा रहा है जैसा मनोज जी ने बताया, लेकिन उसके पीछे के कारणों को देखेंगे हम तो हर बार हमको अलग अलग कारण देखेंगे। इसलिए इस बार भी ये उम्मीद करना कि इतिहास दोहराया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी एक बड़े राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा है जी। इससे अब पहले वो अकेले लड़ती रही है और जाहिर है वहां पर जब बात आएगी कि प्रधानमंत्री पद के लिए या केंद्र के लिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या नरेंद्र मोदी और बीजेपी, तो चुनाव में सीधे भाजपा और मोदी बनेंगे। लेकिन अब इस बार स्थिति वो नहीं है। ठीक है, जैसा अभी पीके सिंह जी ने कहा कि एक स्पष्ट राष्ट्रीय विकल्प सामने है, भले ही वो कुछ छोटा दिखता हो लोगों को, लेकिन विकल्प है। इसलिए इस बार इस पर भी विचार करेंगे मतदाता, ऐसा मुझे विश्वास है। विकास चंद्रा, आप तो बीजेपी को लगातार कवर कर रहे हैं, अब दिल्ली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का क्या आकलन है? क्या आपको लगता है कि जो बात यहाँ पैनलिस्ट कह रहे हैं, इस बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है कि देखिए अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं दिल्ली में? क्या बीजेपी इस बात को मानकर चल रही है या कॉन्फिडेंट है? देखिए, अगर छठे चरण की बात अगर की जाए तो बीजेपी इसको बहुत ज़्यादा अहम मानकर चल रही है, महत्वपूर्ण मान रही है, और इसीलिए बीजेपी में एक दहशत भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप 2019 से इसकी तुलना करें तो देखिए 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उसमें से 40 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। तो बीजेपी की जिद है और बीजेपी इसी हिसाब चल रही है कि कम से कम अगर वो 40 से 41 नहीं होता है तो कम से कम वो 39 ना हो, यानी एक कम ना हो। और इसी को टारगेट लेकर बीजेपी चलती रही है पूरे अपने चुनाव अभियान में कि 2019 के कम से कम इतिहास को दोहरा दिया जाए अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आप छठे चरण पर अगर निगाह डालें 2019 में, तो इसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, 0 पर कांग्रेस आउट हो गई थी। और बीजेपी का जहां भी भिड़ंत हुआ था सिर्फ क्षेत्रीय दलों के साथ हुआ था। आप देखें कि 40 सीटें बीजेपी को और 18 सिर्फ क्षेत्रीय दलों में बट गए थे और क्षेत्रीय दलों के खाते में गए थे। अगर दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी यहां वैसे तो कैमरे के आगे दावा करती है कि सातों की सातों सीट बीजेपी के खाते में भी इस बार आएगी, और दिल्ली के मतदाता बहुत समझदार है कि विधानसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग ढंग से सोचती है और वोट डालती है। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार 6 और 1 का आंकड़ा रहेगा, कि एक सीट हो सकता है कि बीजेपी के हाथ से निकल जाए और 6 सीट वो एक कौन सी सीट है उस पर चर्चा हम 4 तारीख को करेंगे, की बात नहीं कर रही। आज नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं विकास, वो एक सीट कौन सी है वो मैं आपसे 4 तारीख को ही जानूंगा। लेकिन मोहित, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्यों को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या असेसमेंट है?
देखिए, आम आदमी पार्टी का असेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। आम आदमी पार्टी दावे तो बहुत बड़े कर रही है, हालांकि ज़मीनी हकीकत क्या होगी ये 4 तारीख को जिस तरीके से अनुराग आपने कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली से ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड जो है वो पंजाब में नज़र आता है, क्योंकि पंजाब में उसकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। आपने जब साक्षात्कार किया था तो भी यही पूछा था कि कैसे आप समझाएंगे, तो उनका कहना था कि ये हम नेचुरल अलाय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इस समझाने में कामयाब होंगे ज़मीन पर। अब बस पंजाब में यही समझाना है कि जो कांग्रेस दिल्ली में उनके साथ है वो पंजाब में अलग क्यों है। अगर ये समझाने में कामयाब हो गए तो वोट मिल जाएंगे, अगर समझाने में कामयाब नहीं हुए तो वोटों में नुकसान होगा। हालांकि इतना तय है कि पिछले बार के जो परिणाम थे उससे तो प्लस रहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछली बार बाय पोल में ही 1 सीट आई थी, उसके अलावा तो सुपड़ा साफ हो गया था आम आदमी पार्टी का। तो संगरूर सीट भी क्योंकि बायपोल में हार गए थे और मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान, तो ऐसे में अब जितनी सीट्स आएंगी वो प्लस में काउंट होंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का टारगेट 8 से 10 सीटें हासिल करना वहां पर कमोवेश बना हुआ है। हालांकि 2014 में 4 लोकसभा सांसद पंजाब से ही चुनकर आए थे आम आदमी पार्टी के, उनमें से कुछ अब पार्टी से अलग भी हो गए। लेकिन मनोज सर, 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, सिर्फ 57 सीट बची हैं 7वें चरण के लिए। कुछ राज्यों में सिर्फ हिमाचल और 1-2 राज्य और हैं जहां पर 7वें चरण में ही वोट डाले जाने। क्या आपको लगता है कि चुनाव लगभग साफ हो चुका है? देखिए, साफ हो चुका है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वो तो 4 तारीख को ही हमें मालूम चलेगा। और ये इलेक्शन इतना लंबा हो चुका है कि जो एनालिस्ट हैं वो भी इसका एनालिस करते करते थक गए हैं। और अगर जो भी एनालिसिस 10 दिन पहले का था वही चीज़ आज सामने है। कोई भी नई चीज़ निकल के नहीं आती। ख़ास तौर से 3 जो स्टेट हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तो ये एक ऐसे स्टेट हैं जो कि फेज़ 1 से लेकर फेज़ 7 तक में हैं। और दिल्ली की अभी हम बात कर रहे थे, तो दिल्ली में 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें और क्या है, देखो अनुराग जी, कि जिस समय ये कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जब अलायंस हुआ, तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी, परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा था और आम आदमी पार्टी को कम वोट मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी जब अलायंस हुआ तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। इसका एक रीज़न ये भी था कि राहुल गांधी किसी भी कंडीशन में चाहते थे कि एक इंडी अलायंस बन जाए, और उस कारण वो दिल्ली में नहीं बल्कि बाकी जगह भी अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी जगह अपनी सीटें सेक्रीफाइस करने की करी हैं। ठीक है। और दिल्ली में लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो सारे के सारे छोड़ के चले गए। लवली वहाँ से चले गए, संदीप दीक्षित अपना बैठे हुए हैं अलग। कांग्रेस के जो वर्कर हैं इन जगहों में, क्योंकि वो नेता बाहर से लेकर आए, कन्हैया कुमार को बाहर से लेकर आए, उदित राज को वो बीजेपी से सांसद थे, पिछली बार बीजेपी से सांसद थे, तो उनको वो लेकर आए। तो वहाँ का जो वर्कर है वो बिल्कुल ही एक उदासीन होकर बैठा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिताने में लगे हुए हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि वो आम आदमी पार्टी के जहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के वर्कर कितना उत्साह के साथ वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि दोनों की आपस में बिटर फाइट रही है दिल्ली में। बिल्कुल लड़े हैं, वहीं से राजनीतिक जमीन आम आदमी पार्टी की तैयार हुई है कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करके। लेकिन क्रेडिबिलिटी इशू है सर, आपको लगता है कि पंजाब में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में हम कह रहे हैं कि नहीं साहब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, आप इसको वोट दो, पंजाब में कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो मकसद ही कांग्रेस को हराना है। क्या ये कहीं कन्फ्लिक्ट बनेगा पंजाब और दिल्ली के मतदाताओं के बीच भी? नहीं, मुझे लगता है कि जो रैलिंग पॉइंट है वो ये है कि इस देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और मोदी ऐसी शख्सियत उस शख्सियत के बरक्स ही आपको सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। इशू ये नहीं है कि वो पंजाब में वो अलग हैं, वो उसमें अलग हैं। क्या मोदी के खिलाफ जनमत इस तरह का है? और जहाँ तक वर्कर का सवाल है, अगर यही आप अप्लाई करें तो बिहार में भी वोट नहीं मिलना चाहिए बीजेपी और उनको जनता दल जेडीयू को, क्योंकि वो अभी तक दोनों कार्यकर्ता जबरदस्त लड़ाई करते रहे। जब जेडीयू लालू के साथ था और सत्ता में था तो उस समय एक उसके लिए मेडिकल दवा के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता को धक्के मार के निकाला जाता था। तो क्या इस समय अचानक वो मिल जाएंगे इसलिए कोई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो गए हैं? तो ये सब जो एक जनरलाइज्ड वो होता है, इसमें जरूरी नहीं कि दिल्ली में अप्लाई करे तो वो बाकी जगह ना करे। इसलिए हमें लगता है कि वो न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, देखना ये पड़ेगा कि क्या मोदी जी की मकबूलियत इतनी कम हुई है कि वोट में तब्दील हो जाएगी, और वो इतनी हो जाएगी कि मोदी जी का जो एक 38% वोट मिले हैं जी,
वो क्या कम हो जाएगा और सीटों के टर्म्स में कम हो जाएगा? हो सकता है 38% का 36% हो जाए, लेकिन क्या वो सीटों में कन्वर्ट होगा? हाँ। ये मुझे लगता है बिल्कुल, कि ये इसके लिए भी 4 तारीख का इंतजार करना है। बिल्कुल। लेकिन राहुल सर, क्या आपको लगता है कि हरियाणा वो राज्य है जहां आज वोट डाले गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को भी लगता होगा कि मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं? हरियाणा में मैं समझता हूँ कि सबसे कड़ी चुनौती जिन प्रदेशों में मिल रही है, हरियाणा उनमें से एक है। कई जगह हम जानते हैं कि ये स्थिति है कि बीजेपी के नेताओं को, उम्मीदवारों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतनी नाराजगी है और उसके बहुत सारे कारण हम जानते हैं। किसानों की अपनी नाराजगी है, युवाओं की अग्निवीर योजना के कारण बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में लोग फौज में, सेना में जाने के लिए कोशिशें करते हैं और अप्लाई करते हैं। रूरल डिस्ट्रेस जो है वो वहाँ पर काफी है। दूसरे जातीय समीकरण भी वहाँ पे बिगड़े हैं जी। और इन सारी चीजों को देखते हुए और अंतिम बात की जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी रहे, उनका प्रशासन विवादों में तो उतना नहीं पड़ा, लेकिन उससे कोई बहुत प्रभावित नहीं हुए लोगों की जीवन कुछ बेहतर नहीं हुआ, उसका कोई वो छाप ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो चुनौती बड़ी कड़ी है हरियाणा में और वहां पर उसको निश्चित रूप से बीजेपी को कुछ न कुछ नुकसान जरूर है। मनोज सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए जिन राज्यों में आज वोट डाले गए, कहां कहां आपको संभावना नजर आती है और कहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुश्किल है? हरियाणा उसमें से एक था जो हमने किया। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो जिन 14 जगहों में आज यूपी में इलेक्शन थे, उसमें से 5 जगह वो थी जो जहां पिछली बार ये हारे थे। उनमें से 4 बीएसपी के पास थी और 1 एसपी के पास थी। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस बारी किस डायरेक्शन में जाता है। और जहां बीजेपी जीती थी, अभी मैं डेटा देख रहा था, वहाँ कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ 4%, 5% के मार्जिन से बीजेपी जीती थी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बारी एसपी और बीएसपी का वहाँ अलायंस था, क्योंकि बीएसपी एक बहुत बड़ी फोर्स है। अगर जिस समय अलायंस टूटा था तो उससे पहले, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीएसपी को 12% वोट मिला था। और 2014 की बात करें तो 2014 में बीएसपी और एसपी के वोट करीब करीब इक्वल थे। तो आप ये देखिएगा कि इस बारी यूपी में किस तरीके से वो होगा, ये एक चुनौती की बात है। जहाँ तक उड़ीसा की बात है तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि इस बार यूपी, उस बार उड़ीसा में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। उड़ीसा में संभावना आपको ज़्यादा नजर आती है। एनके सर, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ क्या स्थिति आपको दिखती है बीजेपी की खासकर? नहीं, सही कह रहे हैं कि उड़ीसा में बहुत अच्छा रहेगा, तेलंगाना में इम्प्रूव करेगा। कई स्टेट्स हैं जहां पे इम्प्रूव कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो स्टेट है जहां पे बीजेपी पहले बहुत अच्छा नहीं किया था, तो वहां पे इम्प्रूव करेगा। लेकिन ये छोटे स्टेट्स हैं। हमें जो बिहार और वेस्ट बंगाल में आपसे पूछ, बिहार वेस्ट बंगाल में इम्प्रूव करेगा। बिहार में $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्या वाकई इम्प्रूव करेगा? अगर रूरल डिस्ट्रेस वहां पे है, हरियाणा में है, तो ये रूरल डिस्ट्रेस क्या बिहार में नहीं होगा? और बिहार में जो ये पालाबंदी हुई है नीतीश कुमार की, इसको लेके मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। ये जो महाराष्ट्र में फैक्टर काम करेगा बीजेपी के खिलाफ, वो बिहार में भी कर सकता है। लेकिन कुल मिला के चूंकि दोनों कंबाइन किए हुए हैं, तो हमें इस समय ये लग रहा है कि वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में पिछली बार की तरह 2019 में जैसे था, उस तरह एक फॉर्मिडेबल फोर्स बिहार में है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास, जिन राज्यों में आज वोट डाले गए हैं, बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल कहां नजर आ रही है? कोई अंदरूनी इनपुट आपको मिला हो? बहुत संक्षेप में विकास चंद्रा। जी, जो बीजेपी को मुश्किलों की बात अगर है तो जैसे उत्तर प्रदेश की कुछ सीट हैं जहां बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन दावा कर रही जीत जाएंगे। पश्चिम बंगाल कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीतिक परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है वहां पर, और कार्यकर्ता घर से नहीं निकल पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका दावा यह है कि चूंकि जनता हमारे साथ है तो हम जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जो इस बार 19 के इतिहास को दोहराने की बात बीजेपी कर रही है कि अगर 40 सीट पिछली बार थी तो 40 ही हमारे लिए रहेगी। तो कहा कि चाहे चुनौती जैसी भी हो, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में अंतर नहीं आने वाला है। चलिए, तो इंतजार 4 जून का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतलब क्या हो सकता है, किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं, ये समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना शोर, मुद्दों पर जोर, डिबेट लाइव अनुराग दीक्षित के साथ।